पे अभी भी ज्यादा आ रही है और जहां हमने डेट लिया वहां पे इसकी कंपैरिजन में तो कम आ रही है। सही बात है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे हमें अर्निंग पर शेयर ईपीएस निकालना है। ईपीएस मींस कैपिटल होता क्या है, कैपिटल मतलब हमने कितना अमाउंट टोटल लगाया है, स्ट्रक्चर मतलब उसको स्ट्रक्चर कर देना इस तरीके से कि हमने डेट इतना लिया है एंड इक्विटी इतनी ली। अगर फाइनेंशियल या रिस्क कंसिडरेशन ज्यादा है तब आप इक्विटी पाओ, क्योंकि आप और रिस्क आप ले नहीं सकते। तो अगर वो क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उसको जो खरीद तो लेकिन उसको पैसा देना नहीं है, राइट। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है। एवरीवन, दिस इज जोशी एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, उसके बाद वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, उसके जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो 4 से 5 टॉपिक बचे हैं, उसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आता है वो आता है कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे टॉपिक को, क्योंकि इसमें ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द बिजनेस। यानी प्रपोर्शन डेट और इक्विटी का जो हम यूज करते हैं अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए, यानी पैसा लेने के लिए, ठीक है। तो देखो, बिजनेस को मैंने ऑलरेडी बताया था कि जब उसको फाइनेंस करना होता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है या तो वो डेट ले या वो इक्विटी ले। डेट मतलब उधार ले, इक्विटी मतलब खुद का पैसा लगाए, तो दोनों ऑप्शन होता है। तो फर्म कभी भी ये नहीं चाहेगी या ये अच्छा नहीं रहता कि वो सिर्फ उधार का पैसा ले या फिर सिर्फ अपना खुद का पैसा लगाए। तो वो क्या करती है, ट्राई करने का कि वो दोनों का कॉम्बिनेशन ले, यानी डेट और इक्विटी दोनों का कॉम्बिनेशन ले, तो दैट इज मोर बेनिफिशियल। सो यही बोल रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर की ये बेसिकली प्रपोर्शन होता है कैपिटल में कि हमने कितना डेट यूज करा है एंड हमने ऑर्गेनाइजेशन में कितना इक्विटी यूज करा है अपने जो कैपिटल है उसको फाइनेंस करने के लिए, यानी बिजनेस में जो हमको फाइनेंस पैसा चाहिए था। अगर हम इसके टर्म में जाए कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर कैपिटल होता क्या है, कैपिटल मतलब हमने कितना अमाउंट टोटल लगाया है, स्ट्रक्चर मतलब उसको स्ट्रक्चर कर देना इस तरीके से कि हमने डेट इतना लिया है एंड इक्विटी इतनी ली है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मींस प्रपोर्शन डेट और इक्विटी का कितना लिया है अलग अलग उसमें। सो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो गया, डेट अपॉन इक्विटी, यानी डेट अपॉन इक्विटी प्रपोर्शन में, ठीक है। सपोज कर लेते हैं हमने डेट लिया 2 लाख रुपए का और इक्विटी हमने ली, अपना खुद का पैसा लगाया 1 लाख रुपए। तो क्या प्रपोर्शन आया, 2:1, यानी जो हमने डेट लगाया वो 2 टाइम्स लगाया इक्विटी का। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, डेट अपॉन इक्विटी। फिर आता है एक बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, तो बेस्ट स्ट्रक्चर मतलब कि कितना डेट और कितना इक्विटी, किस बेसिस पे बोले कि ये बेस्ट स्ट्रक्चर है। हमारे पास सिर्फ एक ही डेफिनेशन है कि जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करे। हमने स्टार्टिंग में भी समझा था कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो शेयर होल्डर्स है उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, ठीक है ना। तो जो एक बेस्ट स्ट्रक्चर वही है जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सके, यानी प्रॉफिट्स इंक्रीज करवा सके, ठीक है। तो वो एक बेस्ट स्ट्रक्चर है विच कैन मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब क्या होता है कि देखो, मैंने तो बोला 2 लाख कंपनी ने उठाया, 1 लाख कंपनी ने डेट से इक्विटी से उठाया और ये रेशियो निकल गया। अब ये उठाया, ये पर्टिकुलर अमाउंट हम डिसाइड किस बेसिस पे करते हैं, ऐसे तो नहीं कर सकते हवा में। तो हमको कंपनी क्या करती है, जनरली एक कॉन्सेप्ट फॉलो करती है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। सो कंपनी जनरली फॉलोज फाइनेंशियल लिवरेज कॉन्सेप्ट फॉर डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी इस फाइनेंशियल लिवरेज कॉन्सेप्ट को यूज करती है डिटरमाइन करने के लिए हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कहता होगा कि कितनी डेट हम लेंगे, कितनी हम इक्विटी लेंगे। ये फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है इसको समझ लेते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, इट रिफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल। यानी जो फाइनेंशियल लिवरेज कॉन्सेप्ट होता है ना, इसमें हम लोग इक्विटी अवॉइड करते हैं। अभी हम सिर्फ डेट की बात करेंगे, यानी डेट रखें या नहीं रखें या कितना रखें। सो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है कि डेट हमारा कितना होगा पूरे ओवरऑल कैपिटल में, यानी प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल। डेट कितना रखेंगे अपनी पूरी कैपिटल में। तो वो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, फाइनेंशियल लिवरेज डेट अपॉन ओवरऑल इक्विटी, यानी ओवरऑल कैपिटल, ठीक है। सो फाइनेंशियल लिवरेज डेट कितना होगा पूरी कैपिटल में, टोटल कैपिटल में, ठीक है। एक चीज याद रखना, यहाँ पे लिखा है डेट इंक्रीजेस अर्निंग। डेट मतलब उधार जो हम लेते हैं उससे हमारी अर्निंग बढ़ती है। कैसे? इसके 2 रीजन है। सबसे पहला ये चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है कि इसमें जो कॉस्ट लगती है उठाने में एज कम्पेयर टू इक्विटी ये बहुत कम होती है, ठीक है। सेकंड है कि इसकी वजह से इनकम टैक्स हमारा जो होता है वो कम हो जाता है, यानी जो हमारा टैक्स होता है जो हमको देना होता है वो कम देना होता है। क्यों? देखो, जब हम डेट उठाते हैं ना, जितना ज्यादा हम डेट उठाएंगे तो उतना हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट क्या होता है, पीएनएल में माइनस हो जाता है, यानी प्रॉफिट्स उसकी वजह से कम हो जाते हैं। तो जब प्रॉफिट्स कम होंगे तो हमारी इनकम कम शो होगी, तो उसमें जो इंटरेस्ट देना, वो टैक्स देना पड़ेगा इनकम में, इनकम टैक्स वो कम होगा। तो अल्टीमेटली हमारा जो प्रॉफिट टोटल निकल के आएगा वो ज्यादा आएगा, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट डेट में लगता है वो माइनस हो जाता है हमारी इनकम से, जिस वजह से जो हम टैक्स देते हैं उसमें वो बहुत कम होता है, ठीक है। सो दैट इज वाई हमारा टैक्स भी कम हो जाता है, जिस वजह से ये इंक्रीज करता है हमारी अर्निंग को टोटल, ठीक है। लेकिन अगर हम इक्विटी की बात करें, इक्विटी में डिविडेंड माइनस नहीं होता, तो हमें एक तो पहले पूरा टैक्स दें इनकम पे पूरी भरी हुई और डिविडेंड भी अलग से दें, तो ये तो फिर वो हो गया ना, थोड़ा महंगा पड़ गया एज कम्पेयर टू डेट। डेट में इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं हम लोग अपने इनकम टैक्स शो करते वक्त। बट
इट इंक्रीजेस अर्निंग ओनली डेट। ठीक है, मैंने बोला डेट आप उसमें अपने जितना लगाओगे, इंक्रीज करोगे अपनी फाइनेंसिंग में, उतनी आपकी अर्निंग इंक्रीज होगी, बट ये एक पॉइंट तक होगी। किस पॉइंट तक? जब तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो आपको रिटर्न मिल रहा है रिटर्न मिल रहा है पर्टिकुलर इन्वेस्ट करके, वो ग्रेटर है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो डेट का है या जो लोन का इंटरेस्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर देखते हैं, अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% है एंड जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8%, तब तो आप डेट इंक्लूड करो, फायदा ही होगा, अर्निंग इंक्रीज ही होगी। वेयर अगर आपका रेट रिटर्न जो आ रहा है इन्वेस्टमेंट का वो आ रहा है सिर्फ 6% और आपका जो रेट पड़ रहा है डेट पे, जो इंटरेस्ट पड़ रहा है लोन पे, वो आपका आ रहा है 8%, तो अगर यहाँ पे आप डेट इंक्लूड करोगे तो आपका घाटा होगा। तो ये काम नहीं करेगा कि डेट आ रहा है तो इंक्रीज हो गया, नहीं, वो तब तक करता है जब तक आपकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ग्रेटर है जो आपको इंटरेस्ट देना है उस पर्टिकुलर लोन में। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे रिटर्न अगर 6% आ रहा है और आपका रेट इंटरेस्ट का 8% है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है वो 4 से 5 नंबर का उसका न्यूमेरिकल आता है, तो उसको समझते हैं कि ये डेट इंक्लूड करने से कैसे हमारी अर्निंग बढ़ रही है, उसका भी एक प्रॉपर एग्जांपल यहाँ पे। अब हम लोग देख लेते हैं इसका एग्जांपल। ठीक है, मैंने जब बोला पीछे कि जब हम डेट अपने उसमें इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो ओवरऑल अर्निंग होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, मैंने बोला, तो उसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं क्या बोला है। सबसे पहला, टोटल कैपिटल जो फर्म में लगाई गई है वो है 50 लाख रुपीज, कॉन्स्टेंट है, यानी 50 लाख रुपए हमने फर्म में इन्वेस्ट करे हैं। इंटरेस्ट ऑन डेट हमारा 10% है, यानी उधार जो हम लेंगे उसमें जो हमें इंटरेस्ट देना है वो 10% है। वेयरएज ईबीआईटी इज 7 लाख रुपीज। ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कितना पैसा कमाया है, 7 लाख रुपए कमाया है। टैक्स रेट इज 30%, टैक्स का जो रेट पड़ेगा वो 30% है, कॉन्स्टेंट है ये। ठीक हो गया। अब सिचुएशंस लेते हैं, 3 सिचुएशन लेते हैं। पहला सिचुएशन है जब हमने इक्विटी रखी है 50 लाख, यानी टोटल कैपिटल में से 50 लाख की 50 लाख हमने इक्विटी ली है, तो डेट जो हमने उधार लिया होगा वो तो जीरो होगा, नील। सेकंड सिचुएशन ये लेते हैं कि हमने इक्विटी 40 लाख ली है, तो अल्टीमेटली डेट कितना हो जाएगा, 10 लाख, ताकि टोटल 50 लाख हो जाए। तीसरी सिचुएशन में हमने इक्विटी ली है 30 लाख रुपए, तो अल्टीमेटली डेट कितना हो जाएगा, 20 लाख रुपए, टोटल 50 लाख बन गया। इस 3 हमने सिचुएशन ले ली। ठीक है, अभी इसको समझाता हूं, पहले इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में देखो, हमने लिखा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितनी है, 7 लाख 7 लाख 7 लाख, तीनों की कितनी है, 7 लाख 7 लाख 7 लाख। ठीक है, तीनों सिचुएशंस में। अब देखो, अब इसमें से हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में सबसे पहले हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट, जो हमें इंटरेस्ट देना होता है लोन पे, तो इंटरेस्ट का रेट कितना है, 10%। ठीक हो गया। तो अब देखो 10, सिचुएशन 1 में हमारा जो इंटरेस्ट है, डेट है, उधार, जो मतलब डेट मतलब उधार, तो उधार तो हमने लिया ही नहीं है, तो इंटरेस्ट तो पड़ेगा ही नहीं कुछ, तो जीरो हो गया। सेकंड केस में जो उधार हमने लिया है वो है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पे 10% का इंटरेस्ट पड़ेगा, तो 1 लाख रुपए हो गया, 1 लाख रुपए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तीसरी सिचुएशन में 20 लाख रुपए का डेट लिया है, 20 लाख का 10% कितना हो गया, 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक हो गया। माइनस करने के बाद कितना आया, इसको माइनस करा, 7 लाख, 6 लाख और 5 लाख रुपए आ गया। ये हमारा निकल के आया अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट हटा दिया, अर्निंग बिफोर टैक्स हमारा निकल के आया। ठीक हो गया। अब देखो यहां पे 7 लाख, 6 लाख और 5 लाख आ गया। अब हम इसमें से माइनस करेंगे टैक्स रेट। ठीक हो गया। देखो अभी अर्निंग, भली सिचुएशन 1 में अर्निंग ज्यादा आ रही है, लेकिन अल्टीमेटली टैक्स भी तो कटेगा उसमें, तो जितनी ज्यादा अर्निंग उतना ज्यादा टैक्स भी देना पड़ेगा। तो टैक्स रेट कितना है, 30%। तो 7 लाख का 30% निकालेंगे टैक्स के लिए, कितना होगा, 2,10,000 रुपए। नहीं निकालना आता तो ऐसे होता है, देखो 7 लाख रुपए का 30% निकालना है, तो 7 लाख इंटू 30% यानी 30/100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, दैट इज 2,10,000 रुपीज। तो 2,10,000 रुपए इसमें टैक्स लगेगा। इस वाले में कितना लगेगा, इसका 30% निकालेंगे कितना आएगा, 1,80,000 रुपए। 5 लाख का 30% निकालेंगे 1.5 लाख रुपए। तो देखो अल्टीमेटली टैक्स हमारा यहाँ पे हमको कम देना पड़ना है, क्योंकि हमारी अर्निंग वो है कम है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हमने इसको सब्ट्रैक्ट करा, तो 4,90,000, 4,20,000 और 3,50,000 रुपए है, जो कि हमारा है अर्निंग आफ्टर टैक्स। सबसे पहला अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट दे दिया तो बना अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स दे दिया तो बना अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है। अभी आप बोलोगे कि यार अर्निंग आफ्टर टैक्स भी तो जो सिचुएशन 1 है, जहां पे हमने डेट बिल्कुल नहीं लिया वहां पे अभी भी ज्यादा आ रही है, और जहां हमने डेट लिया वहां पे इसकी कंपैरिजन में तो कम आ रही है। सही बात है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे हमें अर्निंग पर शेयर ईपीएस निकालना है। ईपीएस मींस अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर निकालनी है। तो टोटल अर्निंग आई है, बट अब इंडिविजुअली कितना मिलेगा सबको वो देखना है ना, कितने शेयर होल्डर्स हैं उसके बेसिस पे। तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक हो गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स ये निकल के आई है। अब नंबर ऑफ शेयर होल्डर कैसे निकलेंगे, देखो यहाँ पे इक्विटी कितने की है, 50 लाख रुपए की जो हमने लगाई है, और एट द रेट 10 ईच, यानी 50 लाख रुपए की हमने फर्म कैपिटल रेज करी है इक्विटी के थ्रू, और 10 रुपए एक शेयर का प्राइस है। तो टोटल शेयर होल्डर्स आ जाएंगे हमारे 5 लाख।
तो ये कितना हो जाएगा 4,90,000 अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स 5 लाख हो गए। वैसे यहाँ पे 4,20,000 अपॉन यहाँ पे 40 लाख की इक्विटी उठाई है 10 यानी 4 लाख शेयर होल्डर्स होंगे तो अपॉन 4 लाख। सिमिलरली यहाँ पे 3,50,000 रुपए का हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स आया है और शेयर होल्डर्स कितने होंगे 30 लाख की इक्विटी है जिसमें से 10 पर शेयर है तो कितने निकल गए 3 लाख शेयर होल्डर्स हमारे हो गए तो डिवाइडेड बाय 3 लाख। इसको करेंगे कितना है 0.98, इसको करेंगे कितना है 1.05, इसको करेंगे कितना है 1.16। अब देख लो किसकी अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा आई। ठीक है क्योंकि यहाँ पे देखो अर्निंग भले ही यहाँ पे ज्यादा आई लेकिन यहाँ पे शेयर होल्डर्स भी बहुत ज्यादा है राइट। इधर अर्निंग कम आई है बट यहाँ पे शेयर होल्डर्स भी कम है कंपैरेटिवली। सो अर्निंग पर शेयर हमारी सबसे ज्यादा किसमें निकल के आई है जहां पे हमने सिचुएशन 3 में हमारी अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा निकल के आई है जहां पे हमने सबसे ज्यादा डेट लिया था जो कि है 20 लाख रुपए। जहां पे हमने डेट लिया ही नहीं वहां देख लो अर्निंग सबसे कम आई है। फिर जैसे डेट लिया जैसे हमने डेट और इंक्लूड करा अर्निंग कितनी आ गई 1.05। फिर जैसे हमने डेट और इंक्रीज करा अर्निंग पर शेयर कितनी आ गई 1.16 सबसे ज्यादा अर्निंग आई। ठीक है तो मैं यहां से क्या प्रूव कर पाया इस सिचुएशन से कि अगर मैंने डेट ज्यादा लिया है तो मेरी अर्निंग पर शेयर भी ज्यादा निकल के आएगी। ठीक हो गया। अब देखो अब मैंने ये यहाँ पे क्या लिखा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इसका एग्जांपल अभी ये सब हमने करा अब मैं डायरेक्ट बताता हूं मैंने क्या बोला था सिचुएशन में कि ये तभी तक काम करेगा जब तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट जो हमें डेट पे देना है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखो इंटरेस्ट रेट तो हमारा 10% है। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है का फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितनी है 7 लाख रुपए अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल कैपिटल हमने कितनी लगाई है जो कि है 50 लाख रुपए। तो 50 लाख मैंने लगाई है इनटू 100। ठीक हो गया। 0 से 0 कैंसिल कितने 1 2 3 4 1 2 3 4 कितना आया 70.5 यानी 14%। ये आया हमारा परसेंट के रूप में। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा है 14% वेयरएज इंटरेस्ट रेट हमारा 10% है यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट्स व्हाई जब हमने डेट इंक्लूड करा तो हमारी अर्निंग ज्यादा आई। ये मैं यहां से प्रूव कर पाया। अगर यहीं पे अर्निंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर कम आता 10% यहां पे है यहां पे सिर्फ 9% आता तो ये हमारा अर्निंग नहीं निकल पाता ज्यादा डेट इंक्लूड करने से। सो इस एग्जांपल के थ्रू मैं यही प्रूव करना चाह रहा हूं कि हम डेट जितना ज्यादा इंक्लूड करेंगे उतनी हमारी अर्निंग बनेगी टिल जब तक हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला ये है देखा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है कंपेयर कर लिया अल्टीमेटली हमारी अर्निंग ज्यादा निकल के आ गई। समझ गए। ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग देखेंगे दो टॉपिक और बचे वर्किंग कैपिटल फिक्स कैपिटल एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग जो उसके कैपिटल है वर्किंग कैपिटल फिक्स कैपिटल को। ठीक है देखते हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है एंड उसका एग्जांपल देखा कि कैसे डेट के आने से हमारी अर्निंग इंक्रीज होती है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा बेसिकली क्या फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को कि हम इक्विटी ले या डेट ले अपने कैपिटल में तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चीज ये याद रख लेना कि जो डेट होते हैं राइट जो उधार होते हैं वो रिस्की बहुत होते हैं क्योंकि हमें पैसा वापस करना हमारा कंपलसरी है कि हमको पैसा वापस करना ही पड़ेगा। लेकिन वो चीप होते हैं मैंने ऑलरेडी बताया था क्यों क्योंकि उसमें बेसिकली हमें टैक्स नहीं देना पड़ता मतलब टैक्स कम हो जाता है इंटरेस्ट की वजह से। तो डेट रिस्की होते हैं लेकिन वो चीप होते हैं। वेयरएज इक्विटी क्या होती है इक्विटी एक्सपेंसिव होती है। इक्विटी को उठाने में बहुत पैसा लगता है राइट आगे पीछे मिला के लेकिन वो रिस्की नहीं होती। क्यों क्योंकि पैसा डूब गया तो कोई कंपल्सन नहीं है कि वो पैसा हमको वापस ही करना है हमको। ठीक है तो क्या रखना तो क्या है सबसे पहले फैक्टर डिटरमाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर। फर्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन यानी फर्म का कैश फ्लो पोजीशन कैसा है। अगर फर्म का कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो डेट पे जा सकती है क्योंकि वो रिस्क ले सकती है उसके पास पैसा है इतना। वेयरएज अगर कैश फ्लो कम है पैसा कम आ रहा है या कम कैश है उसके पास तो अल्टीमेटली उसको इक्विटी पे जाना पड़ेगा बिकॉज वो रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। सो कहने का मतलब ये है कि कैश फ्लो पोजीशन अगर ज्यादा है कैश फ्लो तो आप डेट पे जा सकते हैं अगर कम है तो आप इक्विटी पे ही रहेंगे राइट। सेकेंड आता है ICR दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेसिकली कि जो उसका फर्म पैसा कमा रही है वो कितने टाइम से जितना उसको इंटरेस्ट पे कर रहा है। सब इसका फॉर्मूला क्या है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। सपोज कर लेते हैं फर्म ने पैसा कमाया 10 लाख रुपए उसको जो इंटरेस्ट देना है फर्म को जो लोन उसने लिया है 1 लाख रुपए उसको जो इंटरेस्ट देना है यानी ये कितना आया 10 टाइम्स यानी जो उसकी अर्निंग है वो इंटरेस्ट जो उसको पे करना है उसके कितने टाइम्स है। सो इट इज 10 टाइम्स। तो कहने का मतलब ये कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर वो अच्छा खासा कमा रही है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट जो कवर कर पा रही है यानी 10 टाइम्स तो अगर सिचुएशन अच्छी है यानी ICR अच्छा है तो वो क्या जा सकती है वो डेट पे जा सकती है। वेयरएज अगर उसका ICR कम है सपोज कर लेते हैं यहीं पे अगर 10 लाख की जगह 1 लाख की जगह यहाँ पे होता 5 लाख रुपए तो कितना आ जाता 2 टाइम्स। तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है तो अगर कम है तो उसको इक्विटी पे जाना पड़ेगा। क्यों क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ही कम है यानी अर्निंग ही कम हो रही है इन कंपैरिजन टू इंटरेस्ट तो हम रिस्क नहीं ले सकते।
ठीक है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर ज्यादा है तो डेट पे जाओ, अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है तो इक्विटी पे ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा आता है DSCR, यानी कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ये एक स्टेप आगे होता है, ये एक स्टेप आगे होता है ICR के लिए। यानी कि ICR में हम लोग क्या देखते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में कि फर्म इंटरेस्ट कितनी बार कवर कर पा रही है, राइट। वेयरएज DSCR में हम देखते हैं इंटरेस्ट के साथ जो प्रिंसिपल अमाउंट, यानी हम पहले क्या देख रहे थे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में कि हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया जिसमें हमें 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन DSCR में हम ये देखेंगे 1 लाख प्लस 10,000 टोटल कितना वापस करना है, पूरा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, तो वो हमारा DSCR में आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डेट सर्विस कवरेज रेशियो अच्छा खासा है, हम लोग अच्छे टाइम्स, उसका मतलब काफी टाइम्स है, ठीक है, यानी कि हम ज्यादा अर्न कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हम लोग डेट पे जा सकते हैं। वेयरएज DSCR अगर कम है तो हमें इक्विटी पे रहना पड़ेगा, राइट। फिर आता है चौथा, दैट इज ROI, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो हम पैसा रिटर्न कमा रहे हैं इन्वेस्ट करके, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर है इंटरेस्ट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तब हम डेट पे जा सकते हैं, क्योंकि हम कमा ज्यादा रहे हैं एज कम्पेयर टू जितना हमको इंटरेस्ट पे करना है रेट पे, तो हम डेट पे जा सकते हैं। वेयरएज अगर लेस है, यानी जो हम रिटर्न हमें मिल रहा है वो कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो हमें इक्विटी पे रहना पड़ेगा, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। फिर आता है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट मींस बेसिकली जो हम डेट उठा रहे हैं यानी उधार ले रहे हैं उस पर हमें कितना कॉस्ट पड़ रहा है, इंटरेस्ट वगैरह सब मिला के उधार में कितना ओवरऑल खर्चा आ रहा है। तो अगर वो खर्चा ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है हम डेट नहीं लेंगे, हम लोग इक्विटी पे जाएंगे। वेयरएज अगर वो खर्चा कम आ रहा है तो हम डेट ले सकते हैं। तो अगर कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा है तो हमें इक्विटी पे जाना पड़ेगा, यानी हमें खुद का पैसा लगाने पड़ेगा। इक्विटी के अंदर क्या आता था, शेयर कैपिटल, जो हमने शेयर करके लिया या हमने खुद की जो पैसा लगाया रिटेल अर्निंग्स, ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ डेट कम है तो हम डेट ले सकते हैं, ठीक है। फिर आता है टैक्स रेट, यानी कि टैक्स रेट अगर ज्यादा है, ठीक है, अगर टैक्स रेट ज्यादा है, टैक्स रेट मैंने क्या बताया था, जब हम डेट लेते हैं तो उसमें जो हमें इंटरेस्ट देना होता है ना, वो हमारे प्रॉफिट से माइनस होता है, तो उस वजह से जो हमें इंटरेस्ट टैक्स देना होता है पर्टिकुलर जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो कम होता है, क्योंकि हमारा माइनस हो गया ऑलरेडी इंटरेस्ट। बट इक्विटी की जो डिविडेंड होता है उसके केस में ये नहीं होता है, ठीक है। तो अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो हम लोग डेट पे इशू करेंगे, क्यों, क्योंकि उसकी वजह से हमें टैक्स कम देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा पूरे प्रॉफिट से, ठीक है। अगर टैक्स रेट कम है तो हमें इक्विटी पे जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। फिर आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेसिकली अगर देखो, अगर डेट इंक्लूड करने की वजह से अर्निंग पर शेयर हमारी इंक्रीज हो रही है, डेट हम इंक्लूड करे जा रहे हैं और हमारी, मैंने बोला था ना कि डेट इंक्लूड करोगे तो अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगी, जो एग्जांपल प्रूफ करा। तो कहने का मतलब ये कि अर्निंग पर शेयर अगर आपकी इंक्रीज हो रही है डेट इंक्लूड करने से, तब तो आप डेट इंक्लूड करते रहो, ठीक है। वेयरएज जहां से आपकी अर्निंग पर शेयर कम हो गई, जहां से आपकी अर्निंग पर शेयर रिड्यूस होने लग गई डेट इंक्लूड करते हुए, उस टाइम पे रुक जाओ और इक्विटी पे आ जाओ, तो उस टाइम पे हम लोग इक्विटी पे जाएंगे, ठीक है। फिर आता है 8 फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, बेसिकली जो हमें खर्चा लगता है किसी भी सिक्योरिटी का इशू करने के लिए, डिबेंचर शेयर वगैरह जिसमें भी हमें खर्चा लगता है, ठीक है, जैसे कि अंडरराइटर्स कमीशन, ब्रोकर्स कमीशन, ये सारे जो खर्चे होते हैं किसी भी सिक्योरिटी को इशू करने के लिए, उसको हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। जनरली ऐसा होता है ना, फैक्चुअल मतलब जनरल ऐसा होता है कि जो डेट होता है, ठीक है, जो डेट होता है उसमें हमें कम खर्चा होता है एज कंपेयर टू इक्विटी, ये जनरली होता है। बट कहने का मतलब ये है कि कंपेयर करो, जो भी है कंपेयर करो कि किसमें फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा आ रही है, देन अल्टीमेटली जिसमें कम आएगी हम डेट, अगर डेट में कम आ रही है तो डेट में लेंगे, इक्विटी कम आ रही है फ्लोटेशन कॉस्ट तो हम इक्विटी इशू करेंगे। तो जो भी कंपेयर करो, जिसमें भी कम है उसको चूज कर लो, ठीक है। फिर आता है रिस्क कंसिडरेशन। रिस्क बेसिकली फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, टर्म आता है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे कंपनी अपने ऑब्लिगेशन, यानी जो उसको पैसे वापस करने हैं उधारी के क्रेडिटर को, वो वापस नहीं कर पाती, जो उसको करने ही करने, तो उस सिचुएशन को हमको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। तो अगर फाइनेंशियल या रिस्क कंसिडरेशन ज्यादा है तब आप इक्विटी पाओ, क्योंकि आप और रिस्क आप ले नहीं सकते। वेयरएज अगर रिस्क नहीं है, फाइनेंशियल रिस्क या रिस्क कंसिडरेशन कम है, तो आप डेट उठा सकते हो, बिकॉज यू आर इन अ सिचुएशन टू टेक अ रिस्क, ठीक है। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, बेसिकली सपोज कर लो मैं हूं, मेरी एक फर्म है, मैंने किसी फर्म से उधार लिया हुआ है, तो वो मेरे ऊपर एक कंस्ट्रेंट डाल सकती है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा था इससे पहले शायद, हाँ, उसमें फैक्टर्स इफेक्टिंग डिविडेंड, फैक्टर्स इफेक्टिंग किसमें करा था, फाइनेंसिंग डिसीजंस में। तो अगर बोल रहा है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी मैंने किसी से उधार लिया तो मेरे पर कंस्ट्रेंट डाल सकती है कि तुमने मेरा भी उधार वापस नहीं करा, तुम और अभी मत लो, और उधार मत लो, तो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई, यानी मेरी फ्रीडम खत्म हो गई कि मैं और उधार ले सकूं, तो उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर बोलने का मतलब ये है कि अगर मैंने ऑलरेडी उधार लिया है तो मैं डेट इशू नहीं कर सकता, तो मेरे को इक्विटी पे जाना पड़ेगा, राइट, मैं डेट पे नहीं जा सकता। अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तुम्हें जो करना है तो तुम डेट भी ले सकते हो, तुम्हारे पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं है ऊपर से, ठीक है।
फिर आता है कंट्रोल। कंट्रोल मैंने उसमें भी पढ़ा था, कंट्रोल कंसिडरेशन या कंट्रोल एक ही चीज है, यानी कि अगर शेयर होल्डर जो होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनकी जो ओनरशिप है वो किसी और हाथों में जाए या हाथों में फैले, तो आप क्या कर सकते हैं, इक्विटी पे जा सकते हैं या शेयर इशू कर सकते हैं। शेयर इशू करने की वजह से क्या होता है, कंपनी की जो ओनरशिप होती है वो भी बहुत लोगों में बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर शेयर होल्डर्स को फर्क नहीं पड़ता, शेयर होल्डर्स को फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने भी उनको ओनरशिप से फर्क नहीं पड़ता, देन यू कैन गो ऑन इक्विटी। ठीक हो गया, तब हम इक्विटी पे जा सकते हैं। वेयर एज अगर शेयर होल्डर्स को फर्क पड़ता है, वो चाहते हैं कि जो हमारी ओनरशिप है हमारे पास ही रहे, देन यू हैव टू इशू डेट, डेट पे जाना पड़ेगा। तो अगर उनको फर्क पड़ता है देन आपको डेट पे रहना पड़ेगा, क्योंकि डेट की वजह से पैसा आता है लेकिन ओनरशिप नहीं जाती। ठीक है, तो ये है कंट्रोल। ठीक हो गया। फिर आता है 12th रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेसिकली सेबी की गाइडलाइंस होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब कोई भी लीगल बॉडी ने अगर उसकी जो रेगुलेटरी यानी उसकी जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है वो बहुत ज्यादा इजी है, राइट। अगर वो बहुत इजी है यानी जो उसकी गाइडलाइंस है या जो भी उसने बेसिकली रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है बहुत इजी है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे भी जा सकते हो, राइट। आप डेट भी इशू कर सकते हो, आप इक्विटी भी इशू कर सकते हो। वेयरएज अगर उसने पर्टिकुलरली कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि आपकी कंपनी का इतना ये होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, तभी आप डेट इशू करोगे, तो उस बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा कि हमारी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमसे क्या डिमांड कर रही है या उसके क्या लीगली उसने हमारे ऊपर लगा रखा है, या पर्टिकुलरली किसी भी कंपनी के ऊपर या बिजनेस के ऊपर। तो उसको चेक करना, फिर डिसाइड करना कि हम डेट ले या इक्विटी ले अपनी कंपनी में फाइनेंस करने के लिए, या फिर कितना हम स्ट्रक्चर रखें उसका। ठीक है, फिर आता है 13 स्टॉक मार्केट कंडीशन। इससे पहले मैंने डिस्कस करा था स्टॉक मार्केट में 4 कंडीशन होती है। एक होती है सबसे पहला होता है आपका बूम पीरियड, फिर होता है रिसेशन, फिर होता है डिप्रेशन, फिर होता है आपका रिकवरी फेज। तो अगर स्टॉक मार्केट कंडीशन में बूम पीरियड चल रहा है, बूम पीरियड चल रहा है यानी कि बिजनेस बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहा है, मार्केट में पैसा है, सबके पास इन्वेस्टर और पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप इक्विटी पे जाओ, क्योंकि इक्विटी में रिस्क होता है, लेकिन वो जो लोग हैं इन्वेस्टर हैं वो चाहते हैं वो रिस्क ले, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पैसा है। तो अगर बूम पीरियड चल रहा है देन आप इक्विटी पे जा सकते हैं। वेयरएज अगर डिप्रेशन पीरियड चल रहा है देन आपको डेट लेना पड़ेगा, क्योंकि डिप्रेशन मतलब मार्केट में पैसा ही नहीं है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, गरीबी चल रही है डिप्रेशन पीरियड में, तो वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए डेट इशू करो, डेट पे आओ। ठीक है, फिर आता है डेट जो बोल रहा हूं ना, रिस्क नहीं है, वो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। लोगों को अगर लोगों ने उधार दिया तो उसको तो लोगों को तो वापस करना ही है, तो लोगों की तरफ से कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, फिर आता है 14th कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। अभी क्या होता है ना, कभी कभी कंपनीज यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन दूसरे के कैपिटल स्ट्रक्चर को देख के अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने की जाती है, वो तो बहुत गलत चीज है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज है उसको हमें अवॉइड करना है, ये फैक्टर हमें देखना है कि ये हम ऐसा ना करें, क्योंकि हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट अलग है, हर बिजनेस का स्ट्रक्चर अलग है, तो हर बेसिस पे आपको नहीं कर सकते कि उसका अगर उसने इतना डेट लिया है, उसने इतनी इक्विटी लिया है तो उसका बिजनेस फ्लरिश कर रहा है तो हमारा भी करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सो जो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज है उसके बेसिस पे हमको नहीं चलना है, हमको अपने पर्टिकुलर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे चलना है। सो ये हमारे 14 फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, की डेट कितना रखे, इक्विटी कितना रखे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपिटल में। सो ठीक है, ये आया हमारा फैक्टर डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका फिक्स कैपिटल। दो टॉपिक बचे हैं, फिक्स कैपिटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। छोटा सा टॉपिक है। पहले हम देखते हैं फिक्स कैपिटल क्या होता है। फिक्स कैपिटल मींस एलोकेशन ऑफ कैपिटल ऑन फिक्स असेट्स और लॉन्ग टर्म असेट्स, यानी फर्म की जो कैपिटल है, पैसा है, उसको फिक्स असेट्स में लगाना या फिर लॉन्ग टर्म असेट्स। फिक्स असेट्स और लॉन्ग टर्म असेट्स एक ही चीज है, तो फिक्स असेट्स में लगाना है, लॉन्ग टर्म असेट्स में लगाना, उसको हम बोलेंगे फिक्स कैपिटल। जो हमारा मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग में पैसा लगा है उसको हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल। ठीक है, डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग कि जो हम फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिसीजन उसका बनाते हैं, दैट इज नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन इफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म। इसका इंपॉर्टेंस भी था कि जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन यानी जो हम लॉन्ग टर्म असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर फिक्स असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो बेसिकली हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जज करता है, मतलब हेल्प करता है, एंड हमारी फर्म की ग्रोथ के लिए भी हेल्प करता है। सो फिक्स कैपिटल मतलब कि अपना पैसा लगाना फिक्स असेट्स पे या लॉन्ग टर्म असेट्स पे। ठीक है, अब आ जाते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी फिक्स कैपिटल यानी जो है उसमें क्या मतलब कंपनी की रिक्वायरमेंट है, किस बेसिस पर बोले कि इस कंपनी में फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, इस कंपनी में फिक्स कैपिटल कम चाहिए। तो क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को। सबसे पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, देखो दो टाइप के बिजनेस होते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कौन सा होता है, जो खुद प्रोड्यूस करता है, राइट, और ट्रेडिंग सिर्फ जो बेचता है वो करता है, आगे बदला बदली करता है। तो अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, आप खुद प्रोड्यूस करते हैं, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि आपको ज्यादा मशीन चाहिए होंगी अपने वो प्रोड्यूस करने के लिए। वेयरएज अगर आपका
मैन्युफैक्चरिंग, अगर आपका ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है, ट्रेडिंग बिजनेस है, तो आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है, क्योंकि सिर्फ आपको बेचना है और खरीदना है, आपको प्रोड्यूस नहीं करना है। तो अल्टीमेटली अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी खुद प्रोड्यूस करना है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी, वेयरएज अगर ट्रेडिंग कंपनी है, सिर्फ बेचना है, खरीदना है, तब आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। सो नेचर ऑफ बिजनेस हमारा यही है। सेकंड आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन, यानी जो बेसिकली हमारा बिजनेस है उसका कितना बड़ा स्केल है, यानी कितना हम प्रोडक्शन करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हमारा स्केल इंक्रीज बहुत बड़ा है, यानी हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो हमको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए रहेगा, मशीन्स वगैरह हमको ज्यादा चाहिए रहेंगी। वेयरएज अगर हमारा स्केल छोटा है, यानी हम प्रोडक्शन ही छोटा करते हैं, बहुत कम अमाउंट में करते हैं, तो हमें फिक्स कैपिटल कम में भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है। तीसरा आता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आपने क्लास लेवल पे माइक्रो में पढ़ा होगा। दो टाइप की टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन होती है, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव, दूसरी होती है लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव मतलब मोर एंड मोर मशीनरी यूज करना, लेबर इंटेंसिव मींस मोर एंड मोर लेबर्स यूज करना। सो अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक आप यूज करते हैं, अगर आपकी कैपिटल इंटेंसिव है, तो आपको ऑब्वियसली बात है फिर मशीन ज्यादा चाहिए, यानी फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, तो आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। वेयर अगर आप लेबर इंटेंसिव है, तो आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट मशीनरी की कम होगी, तो लेस फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ठीक है। फोर्थ आता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ठीक है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन मींस आपका जो बिजनेस है वो किस एनवायरनमेंट का है, यानी कि अगर आप मोबाइल फोन्स में आते हैं तो उसमें टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन होता है। आईफोन 11 आया, फिर 12 आया, फिर 13 आया, तो ऐसे अपग्रेडेशन होता है। तो जिस पर्टिकुलर बिजनेस में आपका जो ट्रेंड है कि वो अपग्रेड होता रहता है, उसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है, तब आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि टाइम टू टाइम आपको नया नया प्रोडक्शन करते रहना पड़ेगा। सो अगर आपके बिजनेस में टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन है, रिक्वायरमेंट है कि आपको टाइम टू टाइम अपग्रेड करना अपनी टेक्नोलॉजी को, तब आपकी रिक्वायरमेंट फिक्स कैपिटल की ज्यादा है। सेकेंडली, अगर आपकी जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं है, आपने एक बार बना दिया प्रोडक्ट, अब आपको जरूरत नहीं है कि बार बार उसको और नया नया मॉडल निकालना, तब आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली बात है कम होगी। ठीक है। फिर आता है आपका फिफ्थ, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स यानी कंपनी अगर सोचती है कि मैं आगे जाके या कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद मैं ग्रोथ में अपने बेसिकली नए प्लांट्स लगाऊंगी या जो भी करूंगी, जो भी मशीन वगैरह करूंगी, उसका ग्रोथ है कि अपनी कंपनी को ग्रो करना है, तब उसको मशीन से जो भी फिक्स कैपिटल उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो अगर ग्रोथ प्लान्स हैं आगे, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं आगे, अगर है आगे, तो आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए रहेगी। अगर नहीं है कोई प्लान ऐसा ग्रो करने का कंपनी को, तो आपको फिक्स कैपिटल उतनी ज्यादा नहीं चाहिए रहेगी। ठीक है। फिर आता है सिक्स्थ, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, वो सोचती है कि मैं आने वाले टाइम पे 3 से 4 प्रोडक्ट में इंक्रीज करूंगी, तो प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना पर्टिकुलरली कंपनी में, तो अगर उसका ऐसा है इरादा कि डाइवर्सिफाई करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो अल्टीमेटली अगर डाइवर्सिफिकेशन करना है तो उसको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए रहेगी, क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना है। वेयरएज अगर उसको डाइवर्सिफाई नहीं करना है, उसको जैसा चल रहा है चलते रहना है, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। ठीक है। फिर आता है 7, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस मींस कंपनी जो है वो अगर इजीली पैसा उठा लेती है मार्केट से, कहीं से भी लोन के थ्रू या जैसे भी लेना चाहे, अगर वो पैसा उठा लेती है, उसको इजीली मिल जाता है, तब उसको लो फिक्स कैपिटल चाहिए, इसकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। क्यों? क्योंकि उसको जब भी चाहिए होगा तो वो जाके पैसा उठा लेगा कहीं से भी, उसको जब चाहिए होगा वो तब ले सकता है। वेयरएज अगर उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस नहीं है, यानी लोन उसको इजीली नहीं मिलता है, तो उसको पहले से अपने पास फिक्स कैपिटल रखना पड़ेगा, सो दैट, क्योंकि जब उनको जरूरत होगी तब तो कोई उनको लोन देने के लिए है ही नहीं ना, तो हमें पहले से अपने पास फिक्स कैपिटल रखना पड़ेगा। अगर लोन इजीली मिल जा रहा है तो हमें फिक्स कैपिटल रखने की जरूरत नहीं है, जब चाहिए होगी फिक्स कैपिटल तो हम लोन लेके उसको खरीद लेंगे। तो ये कहने का मतलब है। ठीक है। फिर आता है 8, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, यानी जॉइंट वेंचर। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन मींस अगर कंपनी किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रही है, तो उसकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट, अगर कोलैबोरेट कर रही है तो उसकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। क्यों? क्योंकि भैया अगर एक कंपनी और दोनों कंपनी कोलैबोरेट करी तो उनकी मशीन्स वो आपस में शेयर कर सकते हैं ना, जो मशीन्स हैं उनके पास वो आपस में शेयर कर लेंगे, तो पूरी रिक्वायरमेंट हो गई। अगर लेवल ऑफ कोलैबोरेशन ये नहीं, अगर वो कंपनी किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं करेगी तो सब उसको खुद ही की मशीन लगानी पड़ेगी, तब उसको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। लेकिन अगर कोलैबोरेट कर रही है तो दोनों मशीन आपस में शेयर कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली और मशीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ये हमारे 8 थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है। थोड़ा लंबा टॉपिक जा रहा है समझता हूं, बट इसके बाद लास्ट टॉपिक बचा है वर्किंग कैपिटल और उसकी फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। पूरा चैप्टर फिर हमारा यहाँ पे A to Z कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज वर्किंग कैपिटल एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। में आए एक सेकंड में। अब हम लोग समझ लेते हैं वर्किंग कैपिटल क्या होता है। ठीक है। वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या होता है, यानी कि ये कैपिटल हमको चाहिए रहता है हमारे डे टू डे ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए, यानी जो हमारे स्मूथली काम चल सके, डे टू डे एक्सपेंसेस जो हमारे होते हैं उसको मीट अप करने के लिए जो चाहिए होता है कैपिटल, उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। डेफिनेशन वाइज क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मींस एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा कि जो वर्किंग कैपिटल होता है वो होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है। अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल, बेसिकली कैपिटल को हम वर्किंग कैपिटल को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दूसरा होता है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, यानी जितनी भी हमने इन्वेस्टमेंट करी है करंट असेट्स के ऊपर, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल।
ठीक है, यानी जितनी भी इन्वेस्टमेंट हमने करंट एसेट्स के ऊपर, करंट एसेट्स जैसे बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, इन्वेंटरीज, कैश, ये सब जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स करी है उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, जितनी भी करंट एसेट्स की इन्वेस्टमेंट्स है। फिर आता है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल जब हमने करंट एसेट्स में हम अपनी करंट लायबिलिटीज को हटा दें तो वो बन जाएगी हमारी नेट वर्किंग कैपिटल। तो हम ये बोल सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल एक ही चीज है, राइट। अब वर्किंग कैपिटल के क्या फैक्टर्स होते हैं, डिटरमाइन करते हैं, जो बेसिकली की कितनी होनी चाहिए वर्किंग कैपिटल, वो किस फैक्टर्स बेसिस पे डिपेंड करते हैं। सो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, दो टाइप के बिजनेस होते हैं, ऑलरेडी बताया था। एक होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग, होता है आपका ट्रेडिंग, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो प्रोडक्शन आपको खुद करना है, तो ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा लेबर्स चाहिए होंगे, ज्यादा वेजेस उनको देनी पड़ेगी, ठीक है, ज्यादा इन्वेंटरी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, तो उस टाइम पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। वेयरएज अगर ट्रेडिंग कंपनी है, आपकी ट्रेडिंग बिजनेस है, तो अल्टीमेटली आपको प्रोडक्शन करना नहीं है, तो उतनी रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि आया माल बेचा इन्वेंटरी भी उतनी मेंटेन करके नहीं रखनी पड़ेगी। सो देयर विल बी लेस रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन दिस सिचुएशन। फिर हम बात करते हैं सेकंड, स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन अगर आप बड़ा बिजनेस स्केल में कर रहे हैं तो अल्टीमेटली बात है वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी ज्यादा, फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, सब कुछ ज्यादा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन छोटा है तो वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए उतनी। सो देयर विल बी लेस रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तीसरा आता है बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन 4 साइकिल ऑलरेडी बताई थी, क्या होती है। सबसे होता है बूम पीरियड, फिर होता है आपका रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर होता है रिकवरी फेज, ठीक है। तो अगर बूम पीरियड चल रहा है तो लोगों के पास रिक्वायरमेंट ज्यादा आएगी, डिमांड ज्यादा होगी आपके प्रोडक्ट की, क्योंकि लोगों के पास पैसा उनको चीजें खरीदनी है, बिजनेस से जो भी खरीदना रहेगा, तो डिमांड ज्यादा है तो उतना ज्यादा हमको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उतना ज्यादा प्रोडक्शन, उतनी ज्यादा इन्वेंटरी, उतने ज्यादा लेबर्स, उतने ज्यादा वेजेस। तो अल्टीमेटली अगर बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन में बूम पीरियड चल रहा है देन यू हैव टू इंक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग फिक्स कैपिटल। वेयरएज अगर डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तब आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि डिमांड ही नहीं है तो प्रोडक्ट बना के करोगे, ठीक है। फिर आता है फोर्थ, सीजनल फैक्टर्स। सीजनल फैक्टर्स बेसिकली कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो पर्टिकुलरली सीजन वाइज चलते हैं। अगर हम बात करें एसीज की, हम बात करें कूलर्स की, उनकी रिक्वायरमेंट कब होगी, कोई बंदा खरीदेगा, ऑब्वियसली बात है समर सीजन में खरीदेगा। तो अगर बोले हम पीक सीजन है, पर्टिकुलरली अगर पीक सीजन है तो उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, क्योंकि हमें उस टाइम पे प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा अपने उस यूनिट का, ठीक है। अगर पीक सीजन नहीं है तो उसकी रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि वो कोई खरीदने नहीं आ रहा, तो आप बना के करोगे क्या, हमें उतनी वर्किंग कैपिटल चाहिए ही उसको बनाने के लिए, ठीक है। फिर आता है टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल, ठीक है। अगर मैंने बताया था लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है प्रोडक्शन के लिए, एंड होती है कैपिटल इंटेंसिव। तो अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, अगर आपकी लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप लेबर से काम करवा रहे हैं तो उनको आपको वेजेस टाइम टू टाइम देने रखना पड़ेगा, आपको कैश मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। कैश क्या है? करंट एसेट है, वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। तो अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक है देन यू नीड टू हैव अ हाई वर्किंग कैपिटल, बिकॉज आपको कैश मेंटेन करके रखना पड़ेगा, उसकी इन्वेंटरी, एंड अल्टीमेटली टाइम टू टाइम पेमेंट आपको डे टू डे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, तब आप मशीन वगैरह में काम करेंगे तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि उसके लिए जो खर्चा हो जाएगा वो तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हो जाएगा ना, ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर नहीं है। सो अल्टीमेटली अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हो तो हमें ज्यादा चाहिए होगा वर्किंग कैपिटल, अगर कैपिटल इंटेंसिव यूज करते हो तो हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा नहीं चाहिए होगा, ठीक है। हमें फिक्स कैपिटल चाहिए होगा उस टाइम पे, राइट। फिर आता है क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड, ये याद रख लेना, क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल्ड, ठीक है। क्रेडिट अलाउड की अगर हम बात करें, अगर आप देखो क्रेडिट अलाउड में अगर दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप क्रेडिट सेल्स करते हैं या आप कैश सेल्स करते हैं, दो ऑप्शन है। अगर आप क्रेडिट में सेल्स करते हैं तो यानी कि आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आप बेच रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आएगा तो वर्किंग कैपिटल आपको कहीं रहेगा, तो आपको वर्किंग रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, बिना पैसे के आपको काम करना पड़े, तब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अगर आप कैश सेल्स करते हैं, ठीक है, कैश सेल्स करते हैं तो अल्टीमेटली पैसा आ रहा है, प्रोडक्ट बेचा आया, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अलग से नहीं रखनी पड़ेगी, आपके पास आता रहेगा टाइम पर, आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होगी, तो कम में भी काम चल जाएगा, ठीक है। फिर आता है क्रेडिट अवेल्ड, ठीक है, यानी अगर आप क्रेडिट अवेल्ड, ठीक है, अगर आप परचेज कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं, सपोज कर लेते हैं हम परचेज कर रही है, कंपनी क्रेडिट परचेज कर रही है, एक ऑप्शन है क्रेडिट परचेज कर रही है, एक है कि कैश परचेज कर रही है, ठीक है। तो अगर वो क्रेडिट परचेज कर रही है तो अल्टीमेटली उसको जो खरीद तो रही है लेकिन उसको पैसा देना नहीं है अभी, राइट। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो अल्टीमेटली अगर क्रेडिट में परचेज करती है देन देयर इज अ लेस रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वेयरएज अगर वो कैश परचेज करती है, यानी अगर वो खरीद रही है, उसको हाथों हाथ उसको पैसा भी देना है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तब उस केस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। यानी क्रेडिट अवेलेबल में अगर कंपनी क्रेडिट में परचेज करती है तो उसको बेसिकली रिक्वायरमेंट कम होगी, एंड अगर उसको कैश परचेज करना पड़ता है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, ठीक है। फिर आता है ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली
ऑपरेटिंग साइकिल होता है बेसिकली हमने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने से लेके उसको कन्वर्ट करने में, पूरा बेच बाच के कैश करने में कितना टाइम लगता है, राइट। सो अगर हमारी ऑपरेटिंग साइकिल लंबी है, हमारी ऑपरेटिंग साइकिल बहुत लंबी है, तो हमको उसके बीच में बहुत सारी चीजें, हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, लेबर्स हमें लाने पड़ेंगे, हमें इन्वेंट्रीज मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत लंबे समय में हमें टाइम लगेगा उसको कैश में कन्वर्ट करने में। सो अगर ऑपरेटिंग साइकिल लंबी है, ठीक है, टाइम लगता है उसको करने में, तब हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रखनी पड़ेगी। Whereas अगर ऑपरेटिंग साइकिल हमारी छोटी है, हमने आज बनाया कल बिक गया, तो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारा हाथों हाथ बिक जाएगा एंड हमारे जो कैश है वो आता रहेगा टाइम टू टाइम, तो हमें उतना इन्वेंटरी मेंटेन करके नहीं रखना पड़ेगा। तो अगर ऑपरेटिंग साइकिल छोटी है तो आप लेस वर्किंग कैपिटल से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है। अगर आपको इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, अगर आपको इजीली रॉ मटेरियल मिल जाता है, तब आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर इजीली कैपिटल नहीं मिलता है, डिफिकल्ट होता है रॉ मटेरियल मिलना, तब आपको जाना होगी। इजीली मिल जाता है तो देखो, आपको रॉ मटेरियल अगर आपको इजीली मिल जा रहा है बाहर से, तो आपको अपने पास इन्वेंटरी मेंटेन करके रखनी नहीं पड़ेगी ना। आप जब भी आपको चाहिए आप बाहर से ले सकते हैं इजीली। वेयरएज अगर डिफिकल्ट सिचुएशन है, नहीं मिल रहा है इजीली, तो आपको खुद के पास मेंटेन करके रखनी पड़ेगी इन्वेंटरी। तो मेंटेन करने के लिए दैट इज वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर इजीली अगर आपको रॉ मटेरियल्स मिल जा रहे हैं, देन आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर डिफिकल्ट है मिलना, देन आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि आपको खुद का इन्वेंटरी से रॉ मटेरियल्स का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है लेवल ऑफ कंपटीशन, ठीक है, यानी मार्केट में कंपटीशन कितना है, ठीक है। अगर कंपटीशन है मार्केट में, अगर आपको कंपटीशन हाई है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको प्रोडक्ट को टाइम भी अवेलेबल कराना पड़ेगा कस्टमर्स के लिए, वरना वो दूसरे कंपटीशन के पास, कॉम्पिटिटर के पास भी जा सकते हैं। तो प्रोडक्शन हमें टाइम भी करते रहना पड़ेगा, इसलिए कैश की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी, इन्वेंटरीज भी ज्यादा मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई उस टाइम पे हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। फिर अगर कंपटीशन नहीं है तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी नहीं, क्योंकि हमें इतना प्रोडक्शन भी नहीं करना पड़ेगा, अल्टीमेटली कैश वगैरह की रिक्वायरमेंट इन्वेंटरीज की नहीं रहेगी। सो उस केस में हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी, ठीक है। फिर हमारे पास आता है 11 आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेशन है मार्केट में, यानी महंगाई है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो लेबर को वेजेस देने होंगे वो भी ज्यादा होंगे, ठीक है। आपको कोई रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, उसके लिए भी वो महंगा ही होगा, राइट। सो अल्टीमेटली कैश की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहेगी। सो दैट्स व्हाई अगर इन्फ्लेशन है मार्केट में, देन यू हैव टू इंक्रीज योर रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उस केस में हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर आता है अगर इन्फ्लेशन नहीं है, सस्ता है चीजें, तो आपको उतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी कैश की भी, ठीक है। तो अल्टीमेटली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट टाइमली कम पड़ेगी एज कंपेयर टू व्हेन जब वहां पे महंगाई है, ठीक है। फिर आता है 12 ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, यानी अगर कंपनी चाहती है कि वो आगे जाके फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स लाए, यानी कि बेसिकली अपनी कंपनी में ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करे, प्रोडक्शन बढ़ाए, चीजें करे ग्रो करने के लिए, तब उसको अगर उसके प्लान्स हैं ग्रोथ के, तो अल्टीमेटली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन करना होगा, तो फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल सबकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है। अगर कोई ऐसा ग्रोथ प्लान है कि नहीं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, तो अल्टीमेटली वो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम रहेगी, क्योंकि I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about